हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 41 लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री का गणित विषय का। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और गणित का भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 41 कहा गया है वृत्त की समझ। वृत्त मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। सर्किल बोलते हैं वृत्त को, ठीक है, इंग्लिश में। वृत्त मतलब एक प्लेन फिगर है, गोलाकार है ना, सॉलिड फिगर नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ भर नहीं सकते, याद रखना। उसकी कुछ जैसे पॉइंट वो चीज़ें रहती हैं। एक तो रहती है आपकी परिधि, एक तो रहती है उसकी परिधि। परिधि मतलब होती है उसकी बाहरी, है ना, बाहरी रेखा जो ये वाली होती है ना, ये परिमाप। जैसे कोई त्रिभुजाकार आकृति है तो उसकी परिमाप होगा ये तीनों का जोड़। लेकिन इसका क्या होगा, ये जो बाहरी आवृत्त ये है ना, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री वो होगी उसकी परिधि, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र होता है ये वाला जो ओ दिख रहा है ना, इसमें केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वो होती है जैसे कोई गोलाकार आकृति है तो सेंटर पॉइंट से लेके उसकी बाउंड्री तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कितनी भी खींच सकते हैं, वो त्रिज्याएं कहलाती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। अब दूसरा हो गया एक व्यास। व्यास एक्चुअली में क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो सेंटर पॉइंट से होकर दोनों ओर निकल जाए, मतलब इतनी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो होता है व्यास, डायमीटर। त्रिज्य खंड क्या होता है मैं बता दूं। त्रिज्य खंड मतलब ये होता है कि ऐसा वाला त्रिज्य, दो त्रिज्याओं के बीच की जो जगह होती है वो त्रिज्य खंड हो गया एक। अब एक वृत्त खंड क्या होता है? वृत्त का खंड मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है कोई भी वृत्त का, तो वो एक जो खंड है वो वृत्त खंड हो गया। तो इतनी चीज़ें इसमें समझने लायक होती हैं। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो एक केंद्र अंकित करना है तो मैंने लिख दिया है ओ, ठीक है। एक त्रिज्या अंकित करनी है तो त्रिज्या हो गई ओ ए, ठीक है। अगर एक वृत्त खंड हमको बताना है तो वृत्त खंड हो गया ए बी, ए एन बी। और एक अभ्यंतर बिंदु कोई भी तो जो हो गया ए, ए में कोई अभ्यंतर बिंदु है। सत्य सत्य बताना है, दो वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो बिल्कुल सही बच्चों, देखो एक जे है, एक मैंने वृत्त बना लिया है, ठीक है। अब एक जो सेंटर पॉइंट है तो व्यास इतना बड़ा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाए बाहर, लेकिन वो वृत्त से होके जाए, सेंटर पॉइंट से होके जाए, ठीक है। बीच से कोई रेखा खींचे तो वो व्यास होता है। अब आप ये देखिए कि हमने एक दूसरा व्यास खींचेंगे तो वो भी सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा, मतलब यहाँ पर तो क्रॉस करेगा ना, तो इसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। वृत्त का केंद्र उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो बच्चों तो वृत्त का केंद्र होता है तो बीच में यानी अंदर ही होता है, तो वो भी सही है। वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा का भी भाग होता है। बिल्कुल बच्चों, जीवा होती है कोई भी वृत्त को एक ऐसी रेखा खींच जाए जो काट दे वृत्त को, ठीक है। अब चाहे वो यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, लेकिन यदि हम एक रेखा यहाँ से खींचते हैं तो ये भी एक जीवा ही कहलाएगी और ये व्यास भी कहलाएगा, ठीक है। तो आप तीनों जो है सत्य 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 तीनों फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट नंबर 42 में, ठीक है, कहा गया है खुली और तीन बंद आकृति प्रदर्शित करें। तो खुली आकृति आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, और बंद आकृति आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब जो है इसमें हमको बताना है कि दी गई आकृति में नाम लिखिए। क्या क्या नाम लिखना है? दो रेखाखंड बताने हैं। तो रेखाखंड क्या होता है? देखो रेखा होती है जब दोनों ओर से आपका तीर का निशान लगा हो तो रेखा, ठीक है। अगर बीच में कोई मैंने अगर लिख दिया ए है एक बिंदु और बी है एक बिंदु, तो जो ए और बी जो है ना, ये रेखा खंड हो जाएगा, यानी रेखा का एक हिस्सा, रेखा खंड, ठीक है। तो देखो ओ टी और ओ एस, यानी ओ टी और ओ एस एक रेखा खंड है। दूसरा क्या है रेखाएं, तो एस टी एक रेखा है और पी आर भी एक रेखा है, ठीक है। अब दो है किरणें, तो किरणें हो जाएंगी, एक तो आपकी ओ टी और ओ एम जो है किरण हो जाएगी, और पी ओ एन एम जो है आपके कोई भी बिंदुओं जो हैं हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि संगलन आकृति में तीन त्रिभुज के नाम लिखिए। तो तीन त्रिभुज के देखो बच्चों, तीन त्रिभुज के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो त्रिभुज है एडीसी, तो देखो एडीसी कहाँ है आपको, जे है, एसीडी, ठीक है। एक हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, तो पूरे का नाम लिख दिया। और एक हो जाएगा आपका एडीबी, है ना, तो एडीबी का नाम लिख दिया। तो तीन त्रिभुज हो गए। चार रेखाखंडों के नाम लिखना है। चार रेखाखंड आप, मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख दें। एक तो हो जाएगा रेखाखंड कौन सा, देखो एसी, ठीक है, एडी, सीडी और डी बी, जे रेखाखंड लिख दें आप, ठीक है। चार रेखाखंड इनको उतार लें आप। और हो जाएगा किन दो त्रिभुजों में डी कोण जो है उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी,
इसमें जो एंगल दोनों में एंगल डी आ रहा है, इसलिए जो ओबेनिस्ट हो जाएगा। तो इसका तीसरे का आंसर आप नोट कर लें। नेक्स्ट एक चतुर्भुज बनाइए, उसके विकर्ण भुजा कोणों के नाम लिखिए। तो चतुर्भुज आपको दिख रहा है। इसके देखो चतुर्भुज में कौन सा है, ABCD। कोण कौन कौन सी हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अब भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो भुजाएं होती हैं AB, BC, CD और DA। और विकर्ण होगा DB और AC। ठीक है, इधर मैंने साइड में दिए हैं, आप वहां से देख। वर्कशीट नंबर 43 यानी 43वीं की देखो, वर्कशीट नंबर 43 में कोणों की समझ में, कोणों की समझ में आपको बता दूं क्या है। देखो इधर चित्र के माध्यम से बताया गया है और उन्हीं चित्रों को इधर लिख कर आपको दिया गया है। देखो पहली आकृति में जो है ना, ये न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण वो होता है जो 90 के, देखो 90 के एंगल को अपने दिमाग में बसा लो कि सीधी रेखा पर एक परपेंडिकुलर न, सीधी रेखा पर एक जो 90 का होता है बिल्कुल एक सीधी रेखा ऐसे, वो एक ऐसी। तो कोना, कोण मतलब होता है कोना, तो 90 का एंगल होता है वो। अब इस 90 से अगर कोई कम हो जाए तो वो हो जाएगा न्यून कोण, और इस 90 से कोई ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण। ठीक है, ये हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, ये वाला अधिक कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा रिज्यू कोण देखो, न्यून कोण तो आपको समझ में आ गया है कि ग्रेट वो लेसर देन होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण होता है 90 के बराबर। और जो रिज्यू कोण होता है, मैं बता दूं, रिज्यू कोण होता है सीधा, मतलब 180 डिग्री का। कैसे, यदि मान लीजिए मैंने दो तार लिए, एक 90 का एंगल बना दिया, यदि इस तार को मैं और खींचकर सीधा कर दूं तो 90 और 90 तो 180 हो जाएगा ना, तो वो रिज्यू कोण हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से अधिक। ठीक है, AC तार को मैं इस तरह से कर दूं तो जे वाला जो एंगल होगा वो प्रतिवर्ती या फिर रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये निकालने के लिए हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है इसको। और नेक्स्ट क्या है, अधिक कोण, सॉरी, और संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है जब कोई तार हम पूरा घुमा दें इस तरह से, 360 डिग्री का जो है कोण बन जाता है। इस हिसाब से आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। देखो, अपने आसपास के परिवेश में कोण बनाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखकर उनको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण बताएं। देखो, दो दीवारों का जुड़ जो होता है वो समकोण पर आता है। आप देखिए अपने आसपास दो दीवारों का जुड़ जो होगा उसमें 90 का एंगल बन रहा होगा। खिड़की की जाली के तार जो होंगे वो न्यून कोण में है। ठीक है, पेड़ की टहनी के तने का जुड़ जो है वो अधिक कोण में होता है। ठीक है, घड़ी की सुई से चलकर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बोलाऊँ वही मिलाना। रिज्यू कोण जो होता है आपका, रिज्यू कोण वो सीधा होता है। मान लीजिए आपने 1 मिनट और 1 मिनट की सुई ले ली। ठीक है, 1 घंटे की सुई ले ली। अब वो घंटे की सुई जैसे 12 पे है, अब वो इधर से घूमकर ऐसी आ गई ना, तो वो 90 का एंगल बनाएगी। मतलब यदि वो 1/4 घूम गई ना तो वो 90 का एंगल बनाएगी। रिज्यू कोण होता है वो 1/2 हिस्सा। यदि रिज्यू कोण में क्या होता है कि 180, मतलब घड़ी यहाँ है और यहाँ से सीधी ऐसी घूम गई ना तो 180 का कोण बनाती है, तो रिज्यू कोण हो जाएगा 1/2। ठीक है, समकोण पे चलते हैं तो समकोण होता है 1/4 घूर्णन अगर कर ली तो वो समकोण है, मतलब पूरी घड़ी का इतना हिस्सा, तो वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हिस्सा। नेक्स्ट है आपका न्यून कोण। न्यून कोण होता है क्या, 90 से कम का हिस्सा, तो न्यून कोण जो है 1/4 से कम। ठीक है, अगला है अधिक कोण, यानी 1/4 से अधिक। ठीक है, 1/4 से 1/2 के घूर्णन के बीच। यदि 1/4 मतलब 90 और 180 से ज़्यादा हो गया 180 से, तो उसके बीच में जो रहता है वही अधिक कोण कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 1/2 से भी अधिक, मतलब कि 180 डिग्री से अधिक। संपूर्ण कोण तो संपूर्ण ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट जो है वर्कशीट नंबर 44 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 44 में क्या पूछा गया है, देखिए कि कोणों की माप। ठीक है, कोणों को माप कर आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोणों की माप। ठीक है, तो कोणों की माप तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे कोई देखो सीधा परपेंडिकुलर है तो वो 90 का होगा, 90 से कम का है तो वो न्यून कोण होगा, 90 से ज़्यादा का है तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, अब देखो इधर आपको करना है कि आपको कौन सा कोण बड़ा है अंदाजा से लगा कर बताए। तो जो कोण बी है ना, कोण बी जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब इधर आपको चांदी की सहायता से मापना है, तो मैं माप नहीं अभी पाया हूँ, तो मैं आपको या तो फिर लिंक दे दूंगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो इसका आंसर तो वहीं से देख लें आप, कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाएं तो वहाँ आपको मिल जाएगा इसका आंसर। मैं दे दूंगा ए, ठीक है, बी और सी का आंसर, कितने कितना माप है इनका, या फिर आप ही चांदी से माप लें तो और सही रहेगा। अगला है रिक्त स्थानों में से उचित किसका नाम लिखना है, कोण का नाम लिखना है। तो यदि दो कोणों को मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा, क्योंकि 45 बराबर होते हैं 90 और 90 समकोण का है। यदि दो कोणों की माप का योग रिज्यू कोण है, रिज्यू मतलब 180 कोण है, तो इनमें से एक न्यून कोण होगा और दूसरा जो होगा वो अधिक कोण होगा। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 45 सम्मिति। सम्मिति क्या होती है, सम्मिति होती है
सिमेट्री बोलते हैं जिसको, मतलब कि ऐसी एक ऐसी रेखा जो उस वस्तु को दो भागों में बराबर बांट दे, बिल्कुल बराबर। ठीक है, जैसे कोई बाल्टी है तो बाल्टी को हम किस तरह से दो भागों में बराबर बांट सकते, इस तरह से। इसको है तो हम ऐसी लाइन खींचेंगे जब दो भागों में बराबर बट जाएगा, ये नहीं बटेगा दो भागों में बराबर किसी भी एंगल से नहीं, इसको हम दो भागों में बराबर इस हिसाब से काट सकते हैं। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम किस वस्तु के ऊपर लाइन खींचेंगे वो दो भागों में बराबर बट जाए। जैसे ये है तो इस तरह से तो एक सिमेट्री लाइन है इसकी, इसमें भी एक सिमेट्री लाइन है, इसमें एक सिमेट्री लाइन। अगर मैं कह दूँ स्क्वायर बना दूँ जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से काटें कि दो भागों में बराबर कट जाए। तो देखो एक तो लाइन ए है, एक ए है, ठीक है, एक ए है, एक ए है, तो चार लाइनें हैं जिससे आप इसको बराबर भागों में काट सकते। अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी चार वस्तुओं की सूची बनाई, सम्मिति में है तो खिड़की है, पुस्तक है, चटाई है और दीवार है जो सम्मिति में है। नेक्स्ट में आपको समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक वर्ग, एक आयत और वृत्त बनाना है, और आपको सिमेट्री लाइन बताना है कितनी है और लाइन भी खींचना है। ठीक है, तो वर्ग की देखिए चार लाइनें ऐसी हैं जो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, आयत की दो लाइनें ऐसी हैं, एक तो इस तरह काटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, या तो फिर आप उसको इस तरह से काटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, दो है सिमेट्रिकल लाइन। और वृत्त में तो हो सकती अनंत, जैसे वृत्त है आपका कोई, तो वृत्त को हम किसी भी तरह से काटें तो वो आधा आधा हो जाएगा, चाहे इस तरह से काटें, चाहे उस तरह से काट दें हम, चाहे इस तरह से। ठीक है, तो अनंत सिमेट्रिकल लाइनें हो सकती हैं किसी वृत्त में। ठीक है, इस तरह से आपका जी क्लियर होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो मैंने बताया था उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। टेक केयर।